प्रिय बच्चों, इसके जो पिछले वाली वीडियो थी उसमें हम लोगों ने विभव मापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया था। और ये जो टॉपिक है ये विभव मापी का दूसरा उपयोग है। इसमें हम दो प्राथमिक सेल लेंगे जिसमें हम दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करेंगे। अब इसमें क्या है कि दो सेल लेंगे। पहले हम बच्चों परिपथ बनाते हैं। ये आपका AB क्या है, विभव मापी है, जिसके प्राथमिक परिपथ में EP विद्युत वाहक बल का एक सेल, एक धारा नियंत्रक और एक कुंजी क्या है K लेते हैं, जो विभव मापी के बिंदु A और B के मध्य श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। द्वितीयक परिपथ में जो आपके दो सेल हैं, एक आपका सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E1 है, जिसका धन सिरा, और दूसरे सेल का जो विद्युत वाहक बल है जिसका धन सिरा, दोनों का धन सिरा विभव मापी के उच्च विभव वाले टर्मिनल बिंदु A से जोड़ दिया जाता है। अब द्विमार्गी एक कुंजी लेते हैं। क्या लेते हैं? द्विमार्गी कुंजी। ये आपका टर्मिनल 1 है, ये 2 है और ये क्या है 3। द्विमार्गी कुंजी में 3 टर्मिनल होते हैं। एक का नाम रखा है 1, 2 और 3। अब इसके टर्मिनल 1 से E1 सेल जोड़ देते हैं, इसका ऋणात्मक सिरा 1 से जोड़ते हैं। सेल दूसरे सेल का ऋणात्मक सिरा किससे जोड़ देते हैं? टर्मिनल 3 से जोड़ देते हैं। और जो टर्मिनल 2 है इससे एक हम धारा मापी जोड़ देते हैं, और धारा मापी से होते हुए हम किससे जोड़ देते हैं? विसर्पी कुंजी J से जोड़ दिया जाता है। तो बच्चों एक बार आप देखिए इसमें हमने क्या किया। विभव मापी के बिंदु A व B के मध्य ज्ञात विद्युत वाहक बल EP का सेल धारा नियंत्रक RH एवं कुंजी के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जिसे प्राथमिक परिपथ कहते हैं। बच्चों इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसके ऊपर वाले को हम क्या कहेंगे? प्राथमिक परिपथ कहते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? द्वितीयक परिपथ में अज्ञात विद्युत वाहक बल के दो सेल
E1 व E2 के धन सिरे को विभव मापी के उच्च विभव वाले सिरे से जोड़ा जाता है। अब बच्चों इन दोनों सेलों के E1 और E2 सेल के दोनों धनात्मक टर्मिनल विभव मापी के उच्च विभव वाला टर्मिनल किससे जोड़ दिया जाता है? उच्च विभव वाले सिरे ए से क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। दोनों सेलों के ऋण सिरे को, दोनों सेलों के ऋण सिरे को द्विमार्गी कुंजी, कुंजी के बिंदु 1 व 3 से जोड़ा जाता है। द्विमार्गी कुंजी का सिरा 2 धारा मापी से होते हुए विसर्पी कुंजी से जोड़ा जाता है। ये तो बच्चों आपका परिपथ हो गया। परिपथ में एक बार फिर से देख लीजिए। ये विभव मापी आपका क्या है? ए और बी विभव मापी है, जिसके ए और बी में ज्ञात विद्युत वाहक बल का सेल धारा नियंत्रक और कुंजी के श्रेणी क्रम में ए और बी के मध्य जोड़ दिया गया। इसके पश्चात जिन सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है, उसके धनात्मक सिरे को या धनात्मक टर्मिनल को विभव मापी के उच्च विभव टर्मिनल ए से जोड़ा जाता है। सिंपल सा तरीका है। इसमें 3 सेलों का उपयोग किया गया है, EP, E1 और E2। इन तीनों का धनात्मक टर्मिनल कहां जोड़ दिया गया है? ए से। इन दोनों का ऋणात्मक जो टर्मिनल है द्विमार्गी कुंजी के E1 का 1 से और E2 का टर्मिनल 3 से जोड़ दिया गया। जो मध्य टर्मिनल 2 है द्विमार्गी कुंजी का, धारा मापी से होते हुए कहां जोड़ दिया गया है? आपकी विसर्पी कुंजी J से जोड़ दिया गया है। अब बच्चों क्रिया विधि क्या होगी, कैसे आप निकालोगे? अब यहां पर आप क्या करेंगे? क्रिया विधि। अब क्रिया विधि में आपको क्या करना है? सर्वप्रथम कुंजी K को बंद करेंगे। अब बच्चों पहले क्या करेंगे? इस कुंजी में पहले डॉट लगाएंगे, इसको बंद करेंगे। K को बंद करने के पश्चात सेल E1 के लिए 1 और 2 के बीच में क्या करेंगे? डॉट लगाया जाता है। इसके पश्चात सेल E1 के लिए द्विमार्गी कुंजी
द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 2 के मध्य डाट लगाते हैं तथा विसर्पी कुंजी को AB के मध्य सरकाते हैं एवं अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। हाँ बच्चों देखिए, पहले सर्वप्रथम K को बंद करेंगे, अब इसके पश्चात क्या करेंगे, इसके बीच ये डॉट लगा होता है इसको बंद करेंगे। इसको बंद करने के पश्चात 1 और 2 के बीच डॉट लगाने के पश्चात इस विसर्पी कुंजी J को A से और A और B के बीच में A से B की तरफ सरकाते हुए चलेंगे और ऐसे बिंदु पर रखेंगे जहां पर धारामापी में विक्षेप क्या होगा, शून्य प्राप्त होता है। यदि A से L1 दूरी पर विक्षेप शून्य होता है तो इसे सेल E1 के लिए हम क्या कहेंगे, संतुलित तार की लंबाई कहा जाता है। यदि बिंदु A से L1 दूरी पर शून्य विक्षेप प्राप्त होता है तो इसे सेल E1 के लिए संतुलित तार की लंबाई कहते हैं। सेल या इसे हम कह सकते हैं प्रथम सेल का विद्युत वाहक बल। बच्चों E1 बराबर x इंटू कितना होगा, L1, जहां पर x क्या लिख सकते हो, विभव प्रवणता है। अब बच्चों विभव मापी के सिद्धांत के अनुसार सेल E1 का विद्युत वाहक बल E1 बराबर कितना हो गया, x इंटू कितना हो गया, L1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, कुंजी K को बंद रखकर एवं 1 व 2 के मध्य डाट को निकालकर 2 व 3 के मध्य लगाते हैं। अब बच्चों देखो ये तो हमेशा बंद रहेगा। अब ये 1 और 2 के बीच में जो डाट लगा है इस डाट को यहां से क्या करेंगे, हटा देंगे। तो ये परिपथ से आपका सेल E1 क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। अब आपका डाट किसके बीच लगेगा, 2 और 3 के बीच लगाएंगे, जिससे आपका सेल E2 क्या होगा, परिपथ में जुड़ जाएगा। यदि सेल E2 के लिए
संतुलित तार की लंबाई L2 है तो द्वितीय सेल का विद्युत वाहक बल, हाँ देखो बच्चों, पहले 1 और 2 के बीच डॉट लगा करके और A और B के बीच में विसर्पी कुंजी को A से B की तरफ सरकाते हुए चलेंगे। L1 दूरी पर A से J के बीच की दूरी कितनी आई? L1 आ गई। और आपके धारा मापी में विक्षेप कितना आ गया? 0 आ गया। तब विभव मापी के सिद्धांत के अनुसार E1 बराबर कितना हो गया? x इंटू L1 हो गया। अब 1 और 2 के बीच का डॉट निकाल कर किसके बीच लगा देंगे? 2 और 3 के बीच लगा दिया। और इसके लिए पुनः वही प्रक्रिया दोहराएंगे और A से L2 दूरी पर अगर विक्षेप 0 आता है तो सेल E2 के लिए संतुलित तार की लंबाई कितनी आ गई? L2। तो विभव मापी के सिद्धांत के अनुसार सेल E2 का विद्युत वाहक बल E2 बराबर कितना होगा? x इंटू L2। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब बच्चों हमें विद्युत वाहक बलों की तुलना करना है तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या कर दें? भाग दे दें। क्या करेंगे? समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने। बच्चों समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या कर दें? भाग दे दें। तो ये आ गया E1 बटे E2 बराबर x L1 अपान x क्या हो गया? L2। x से बच्चों क्या हो गया? x कट जाएगा। आपका क्या प्राप्त हो गया? E1 अपान E2 बराबर कितना आ गया? L1 अपान L2। ये बच्चों आपका आ गया, क्या आ गया? समीकरण नंबर 3। अब आप समीकरण नंबर 3 में आपको क्या मालूम हो गया? विद्युत प्रथम सेल का विद्युत वाहक बल बटे द्वितीय सेल का विद्युत वाहक बल बराबर क्या हो गया? प्रथम सेल के लिए संतुलित तार की लंबाई बटे क्या हो गया? द्वितीय सेल के लिए संतुलित तार की लंबाई। अब बच्चों इस समीकरण से स्पष्ट होता है कि इसमें विभव प्रवणता की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमें क्या करना है? आपके विभव मापी का मानकीकरण नहीं करना पड़ता है। तो यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाएगी एवं उसका माध्यमान निकाला जाता है, जिससे सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना की जाती है। अब बच्चों इसको बार बार प्रैक्टिकल में क्या करेंगे? बार बार इसका मान निकालेंगे और माध्य मान हम कैलकुलेट कर लिया जाता है। अब इसमें एक चीज और सावधानी बरतनी होगी। मुख्यतः प्रथम सेल, इसमें बच्चों मुख्यतः प्रथम सेल जो होता है लेक्लांसी, प्रथम सेल लेक्लांसी
सेल तथा द्वितीय सेल डेनियल सेल लिया जाता है। तो इसमें बच्चों मुख्यतः आप याद रखेंगे, ये जो प्रथम सेल होता है ये कौन सा होता है? लेक्लांसी सेल होता है। ये लेक्लांसी सेल लिया जाता है। और दूसरा सेल जो होता है ये कौन सा लिया जाता है? डेनियल सेल लिया जाता है। और जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज है बच्चों, ये हमेशा विशेष ध्यान रखना होगा कि ये जो प्राथमिक परिपथ में सेल लगा है इसका विद्युत वाहक बल हमेशा क्या होना चाहिए? E1 और E2 लेक्लांसी और डेनियल सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होना चाहिए। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आपके लिए एक समस्या खड़ी होगी कि ये जो शून्य विक्षेप की स्थिति आती है ये कभी प्राप्त नहीं होगी। दूसरी बात आपको याद रखना है कि सूत्र के अनुसार आपको ये आपका आ गया E1/E2 बराबर हो गया L1/L2, प्रथम सेट हो गया। द्वितीय सेट जब आप लेंगे तो धारा नियंत्रक के मान में थोड़ा परिवर्तन करेंगे। फिर दूसरी रीडिंग के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, 1 और 2 के बीच डॉट लगाएंगे और इसके बाद संतुलित तार की लंबाई L1 ज्ञात करेंगे। इसको स्थिर रखते हुए पुनः 1 और 2 से डॉट निकाल करके 2 और 3 में रख करके फिर L2 का मान ज्ञात करेंगे। जब तीसरे सेट की रीडिंग लेनी होगी पुनः धारा नियंत्रक को थोड़ा सा इसके मान में परिवर्तित करेंगे, पुनः वही प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि सेलों के विद्युत वाहक बलों की जो तुलना हम करते हैं या विभव मापी की सहायता से सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात जो होता है उनके लिए संतुलित तार की लंबाई